कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। फिलॉसफी कहती है कि यार अगर एक पत्थर तबीयत से उछाला मतलब कि एस्केप वेलोसिटी के साथ उसको फेंका आसमान की तरफ, है ना, पत्थर या कोई भी ऑब्जेक्ट चला जाएगा, वो क्रॉस कर सकता है। पहले लोगों को लगता था कि जो है वो यही है, धरती के बाहर जाना नामुमकिन है, फिजिक्स ने प्रूव करके दिखाया कि मुमकिन है ना। ज्यादातर चीजें जो हम सोचते हैं वो फिजिक्स जो है करके दिखा देती है, आपको कोई ना कोई नियम कानून बता देगी, देखो ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो चार्ज को अभी तक हमने उछाला नहीं है ढंग से, ठीक है। तो आज का जो आपका फिजिक्स का लेक्चर है ना, उसमें बेसिकली हम चार्ज को फेंकने वाले हैं, ठीक है। कहाँ फेंकेंगे? फील्ड में फेंकेंगे। ये जो टॉपिक है, ये जो लेक्चर है, ये नीट वाले बच्चों के लिए खास तौर पर बेहद जरूरी है। इसका कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा जो है सीबीएसई में आता है। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टॉपिक सीबीएसई में कैसे आता है, ठीक है। और ज्यादातर पोर्शन जो है इसका नीट के लिए है, तो दोनों का अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर एक चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, रेस्ट पर हो या उसको फेंका गया हो, तो फिर कैसा बिहेवियर शो करेगा, क्या मोशन होगा, ये पढ़ेंगे। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी, और इसके साथ साथ अगर एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है, और वो ऑसिलेट कर रही है किसी फील्ड के अंदर, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होना चाहिए, तो उसके एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे, ताकि जब इन टॉपिक्स पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि भाई ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब गौर से सुनो, बात हम ज्यादातर करेंगे किसकी, की फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, और उस यूनिफॉर्म फील्ड में अपन ने चार्ज को रेस्ट पे रखा या तो फेंका है, तो कैसे फेंका, ये सब, ये ज्यादातर बात होने वाली है, ठीक है। सीबीएसई में अगर मैं बात करूं, सीबीएसई में सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन होता है, इसके बाद का सारा लेक्चर एक्चुअली मेनली नीट के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो सीबीएसई के बच्चों को कहाँ तक पढ़ना है, क्या ज्यादा जरूरी है, वैसे तो मैं जानती हूँ कि आप अभी 12th में आओ तो जाहिर सी बात है नीट का प्रिपेयर करोगे ही करोगे, तो पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। खैर, सीबीएसई में सवाल क्या आता है, आपको बोल दिया जाएगा ये ऑयल ड्रॉप है, क्या बेटा, ऑयल ड्रॉप, ठीक है, या कोई भी ऐसे ऑयल ड्रॉप हो या कोई भी ड्रॉप है, कोई बॉडी है, ठीक है, और बोला जा रहा है कि मिड एयर में सस्पेंडेड है, हवा के बीच में से लटका पड़ा है, ठीक है। भैया कैसे सस्पेंडेड है, हमको पता है कि इसके ऊपर एक नीचे ग्रेविटेशनल पुल लगता है, तो बोला जाता है कि ठीक इसके ऑपोजिट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहे हैं, कैसे, कोई यूनिफॉर्म फील्ड में इसको अपन ने रखा है, यूनिफॉर्म फील्ड अपवर्ड है, देखना क्या क्या टर्म्स यूज होंगे, कि एक यूनिफॉर्म अपवर्ड फील्ड है, ठीक है, ऊपर की तरफ फील्ड है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो उसमें जो चार्ज ड्रॉप है ना, वो ऐसे सस्पेंडेड है मिड एयर में, कहीं गिर नहीं रहा, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, तो बताओ, या तो बोल दिया जाएगा उसका वेट आपको दिया है तो फील्ड कितनी है ये बता दो, ठीक है, या फील्ड दी है तो वेट कितना है ये बता दो। अब अपन को पता है कि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर होना चाहिए, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो Q टाइम्स E है, और जो नीचे फोर्स लग रहा है वो M टाइम्स G है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q टाइम्स E बराबर हो जाएगा किसके, M टाइम्स G के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहां से आप चाहे तो E की वैल्यू निकाल सकते हो, M टाइम्स G बाई Q, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन आता है। अब रही बात, कई बार आपको दिया होता है कि भैया इसके ऊपर मान लो 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो ये वैल्यू आपको दी हुई है कि चार्ज इतना वैल्यू है। इसी को दूसरे तरीके से बोल दिया जाता है कि मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर दे दिए अपन ने, ठीक है, या 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर से अपन ने ले लिए, ठीक है। तो बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स दे दिए या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया हुआ है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया लिया टाइम्स E, क्वांटाइजेशन लगाओगे, चार्ज निकालोगे, फिर ये फॉर्मूला पुट करोगे, तो एक स्टेप बढ़ जाएगा, लेकिन करना वही है, ठीक है। इसके अलावा सीबीएसई में एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके एग्जाम्पल में चैप्टर 1 का जो एग्जाम्पल है, और कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में भी मिलेंगे। मैं आपको ये जब हमारा सेशन खत्म होगा तो हम एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एग्जाम्पलर जितनी भी एनसीईआरटी से जुड़ी हुई चीजें सब सॉल्व करेंगे, क्योंकि नीट और सीबीएसई दोनों के लिए ही आपको एनसीईआरटी को गीता, पुराण, बाइबल जो मानना है मान लो, दिल से लगाकर सब कुछ पढ़ना है, ठीक है।
तो जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, वहां पे क्या है, ऐसे बोला है कि ये कैपेसिटर प्लेट है। कैपेसिटर्स के बारे में आप चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। फिलहाल ये मान के चलो कि ये यूनिफॉर्म चार्ज है इन प्लेट्स के इंटीरियर में, जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट होती है। और बोला जाता है कि इस फील्ड में कोई इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को अपन ने ऐसे ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंक दिया। तो जब इसको अपन ने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंका तो कितने टाइम में ये नीचे गिरेगा, ये इस प्लेट के ऊपर कितने टाइम में या तो ऊपर गिरेगा नीचे गिरेगा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज। तो कितने टाइम में ऐसा होगा वो बताया जाए। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है ये मैक्सिमम तो नीट में आते हैं, ज्यादातर ये नीट में आते हैं। सीबीएसई हालांकि आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन सीबीएसई में अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन क्योंकि आपकी किताब में है तो अपन कर लेंगे। इसके अलावा एक और लेवल ऊपर जाकर क्वेश्चन आता है कि अभी अपन ने बोला हॉरिजॉन्टली फेंका, किसी एंगल पे फेंक दिया मान लो, तो जब एंगल पे फेंक दिया तो क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो इस लेवल तक अपन पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने कहा कि आगे का लेक्चर मोस्टली किसके लिए, नीट के लिए, ठीक है। तो ये था लेक्चर समरी, है ना। अब अपन पढ़ाई शुरू करें। तो पहला केस लेकर चलेंगे बेटा, ठीक है। केस वन क्या है, आपके पास यूनिफॉर्म फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हम अभी जो अपना सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन जो भी करेंगे पॉजिटिव चार्ज को बेस लेकर चल रहे हैं। सेम यही चीज आपका होमवर्क है, आप नेगेटिव चार्ज को लेकर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट नहीं बदलेगा, ठीक है। तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, ये किस पे है, रेस्ट पे था, और वहां पे अपन ने यूनिफॉर्म फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। तो बताओ क्या होगा ये बताओ, ठीक है। पहली चीज जो सबसे पहले होनी चाहिए, जैसे ये चार्ज रेस्ट पे और आपने फील्ड अप्लाई करी, तो सबसे पहले इस चार्ज के ऊपर लगेगा फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा, फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, यहां तक अपन को पता है ना। फोर्स लगेगा तो दूसरा क्या होगा, चार्ज जो है फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको लिख दूं, केस वन क्या है, चार्ज इज एट रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये अपना टॉपिक हो गया। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या होनी चाहिए, अपन क्या क्या ऑब्जर्व करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या होगा, चार्ज विल एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। चार्ज विल एक्सपीरियंस, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इफ इट इज पॉजिटिव। ये लिख दूं, मैं पॉजिटिव लेकर चल रही हूं इस एग्जांपल में, इसीलिए डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ही वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो क्या होगा, चार्ज will execute uniform motion, ठीक है, in the direction of field, अब मैम आप इतने श्योर शॉर्ट कैसे हो कि यूनिफॉर्म मोशन ही होगा, ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, असर्शन रीजन यही ऐसे ही घुमा कर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो बेटा ध्यान दो, अपन को ये पता है कि चार्ज इनिशियली रेस्ट पे था तो U 0 होगा, करेक्ट है, ओके। मैं मान के चल रही हूं, मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 0 माना है, ठीक है। यहाँ पे प्रोवाइडेड G इज इक्वल्स टू 0, कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, ओनली एंड ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा कोई फील्ड इसके ऊपर एक्ट अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये अपन मान के चल रहे हैं, ठीक। ओके, U 0 है, अपन के पास तीन इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, V इज इक्वल्स टू U प्लस AT, ये एक इक्वेशन है। दूसरी क्या है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। फिर तीसरी क्या है, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये तीन इक्वेशंस काइनेमेटिक्स के अपने पास हैं। अब देखो बेटा, यहाँ पे अगर मैं U को 0 पुट कर दूं तो V बराबर कितना आना चाहिए, तो V बराबर आना चाहिए
a टाइम्स t, अगर मैंने u को 0 पुट कर दिया, a क्या होगा हमको पता है भैया, नेट फोर्स जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसको ma के बराबर रखो, तो a क्या हो जाएगा Fe/m, Fe क्या है QE/m। तो एक्सेलरेशन जो लग रहा है चार्ज के ऊपर, जो चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है वो Q टाइम्स E/m है। मैंने बोला कैसे पता यूनिफॉर्म मोशन है, बेटा Q चार्ज की वैल्यू कांस्टेंट, फील्ड यूनिफॉर्म, E की वैल्यू कांस्टेंट, m मास ऑफ चार्ज कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन कौन से मोशन में लगता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन, तो मोशन यूनिफॉर्म है, इसमें अपन को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और डाउट है तो अपन को क्या करना चाहिए, थोड़ा सा 11th का कॉन्सेप्ट बीच बीच में रिविजिट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन v इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू लिखो QE/m इंटू t, ये आपका v बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर s लिखोगे तो इनिशियली रेस्ट पे था, u 0 हो गया, हाफ a की जगह पे QE/m, ठीक है, और t², तो ये आपका s बन जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे v² लिखोगे तो 2 टाइम्स a की जगह पे QE/m, ठीक है, और s। इतनी बातें आ गई समझ में। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो गए कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लगता, तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम में क्या वेलोसिटी होगी, किसी टाइम गिवन टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ट्रैवल करेगा, किसी डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग क्या वेलोसिटी होगी। तो इस तरीके से तीनों रिलेशन को हम यहाँ पे याद रखना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा हमको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो क्या होता है बेटा, mv होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, QE/t/m। तो यहाँ पे वेलोसिटी पुट करोगे तो नीचे वाला m इस m को कैंसिल कर देगा, तो ये क्या आ जाएगा QE/t, QE/t मोमेंटम आ गया। और क्या निकाल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज, p²/2m इसका फॉर्मूला होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, p²/2m। नहीं मानते तो p की वैल्यू पुट करके देख लो, m²v² आएगा क्या, हाफ mv² आएगा, ठीक है, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है। तो p² करोगे तो क्या हो जाएगा, q² e² t²/2m, q² e² t²/2m, है ना। अब इन सारे रिलेशंस को एकदम अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से एक बार समझ लो, देख लो, ठीक है, नोट कर लो। रिलेशन नंबर 1, रिलेशन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। फटाफट 1 मिनट का टाइम दिया बेटा, स्क्रीन आपके सामने है, जल्दी से सारे फॉर्मूले नोट कर लो। केस क्या है, चार्ज इज एट रेस्ट, कहाँ पे, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दो मोटी मोटी बातें, दो मोटी छोटी बातें क्या है, चार्ज पे क्या लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज है तो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। इन एनी केस चार्ज क्या एग्जीक्यूट करेगा, एक यूनिफॉर्म मोशन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब आप निकालोगे F = ma करके तो QE/m ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में यूनिफॉर्म मोशन हो गया। बाकी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज करके आप उसका मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी एट एनी गिवन टाइम, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ये केस 1 था। अब आते हैं अपन केस 2 पर, ठीक है। यहां तक जो अभी तक हमने करा है, ठीक है, ये भी सीबीएसई के लिहाज से आप कहो कि बहुत कम इंपॉर्टेंट नहीं है ठीक ठाक इंपॉर्टेंट। बस दिक्कत ये कि अभी तक इस पर कोई सवाल नहीं आया है, लेकिन अब जो लेवल आ गया है सीबीएसई के एग्जाम्स का कि नीट लेवल को टच कर रहा है ना, इसीलिए लास्ट तक दोनों ही कैटेगरी के बच्चे लास्ट तक इस लेक्चर को पूरा देखना, नोट्स बनाना और इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, जो डीपीपी आपको मिलेगी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चा भाड़ी, अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 आपकी जो एनसीईआरटी किताब में ऐसा फिगर भी बना हुआ है, दो मेटल प्लेट है, एक के ऊपर यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। जाहिर सी बात है इनके बीचों बीच यहाँ पे ऐसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, ये यूनिफॉर्म फील्ड है। अब इस पर अपन ने क्या करा, हम मान के चल रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ ऐसे इसको प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है।
तो अपन ने इसको ऐसे फेंक दिया है ना, ऐसे फेंक दिया। पर जब अपन ने फेंका इसके ऊपर कॉन्स्टेंटली एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। लेट ग्रेविटी इज नॉट एक्टिंग, अभी इसके ऊपर कोई ग्रेविटी बेटा नहीं लग रही। देखो प्रीवियस केस में भी हमने बोला, ये जो हमने केसेस पढ़े हैं यहाँ पे अपन ने बोला कि ग्रेविटी जो है वो एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। और यहाँ पे भी अपन मान के चल रहे हैं कि ग्रेविटी जो है वो एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। अब इसके बाद की जो कहानी है इसको बड़े गौर से देखना। आपने ये क्लास 11th में पढ़ा है। क्लास 11th में जब आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके अंदर आपने दो केसेस पढ़े थे। एक केस था, मान लो ये h हाइट है, तो प्रोजेक्टाइल को अपन ने हॉरिजॉन्टली ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया। अब इस पे कॉन्स्टेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो इसका मोशन होता है ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में कुछ ऐसा मोशन होता है, ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। कंप्लीट जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है ये कंप्लीट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। पर अगर प्रोजेक्टाइल किसी गिवन पॉइंट पर है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो तो ये इसकी वेलोसिटी है एट एनी गिवन पॉइंट। इसके आप दो कंपोनेंट बना सकते हो, ठीक है। ये Vx है, ये Vy है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी, यहाँ पे ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाता है हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x, जो बढ़ता बढ़ता r बन जाता है, और ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y। तो आपने y, x, vx, vy, v इन सब की इक्वेशंस पढ़ी है। यहाँ पे आप लिखते थे अलोंग हॉरिजॉन्टल। अगर आप 11th क्लास के कॉन्सेप्ट्स को भूल गए हो तो अच्छी बात है कि आपका वो भी रिवाइज हो रहा है। और क्यों रिवाइज हो रहा है उसका जस्टिफिकेशन मैं आपको 2 मिनट में बताने वाली हूँ, पूरा देखना। अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल, ठीक है। अलोंग हॉरिजॉन्टल, अलोंग वर्टिकल। अलोंग हॉरिजॉन्टल है ना, अगर मैं बोलूं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी बेटा, u के बराबर थी। जब फेंका था तो क्या वर्टिकल वेलोसिटी थी, कोई नहीं थी, वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी। uy कितनी थी, 0 थी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, 0। एक्सेलरेशन कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वर्टिकल के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है, g, ठीक है। ओके, मैग्नीट्यूड उसका g है, बाकी साइन कन्वेंशंस आप ले सकते हो, मैं मोटा मोटी इक्वेशंस आपको बता रही हूँ फिलहाल यहाँ पे, है ना। तो आप लिखते हो यहाँ पे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के अलोंग एक्सेलरेशन 0 लिखते हो, है ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या लिखते हो, सिंपल बचपन वाला फॉर्म, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग स्पीड u हो गई, टाइम t हो गया, ठीक है। और अगर आप रेंज फाइंड आउट कर लो तो रेंज का मतलब क्या है कि जब x r बनता है तो t टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है। तो r इज इक्वल्स टू u टाइम्स टाइम ऑफ फ्लाइट, यही कह लो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू r बाई u। ये फॉर्मूले क्लास 11th में आपने पढ़े हैं। इस तरीके से अगर मैं पूछूं कि vx कितना होगा तो आप लिखोगे ux प्लस ax इंटू टी, बट ax तो 0 है और ux u है तो u के बराबर। तो vx किसके बराबर आता है, अपना u के बराबर आता है, ठीक है। ओके, अब अलोंग वर्टिकल की बात करी जाए तो y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे, u y t प्लस हाफ a y t स्क्वायर। ये इक्वेशन बनेगी। u y कितना है देखो, u y 0, u y कितना था 0, तो आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू 0 जाता है हाफ g t स्क्वायर। अब यहाँ से आप इक्वेशंस बनाना शुरू करते हो, ठीक है। अगर y h बनता है तो t क्या बन जाता है, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू g बाई 2 t स्क्वायर। यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन आ जाती है 2h बाई g, इसको रूट में लिख दो, ठीक है, इसको रूट में लिख दो। इसके अलावा यहाँ पे आप t को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, t को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ना, t को क्या लिख सकते हो, x अपॉन u, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बन जाएगी, y और x में इक्वेशन बन जाएगी। t को सब्स्टिट्यूट करोगे, x अपॉन u लिखोगे, तो आपका जो y है, y कितना आ जाएगा, हाफ g तो था ही, तो ये g बाई 2 लिख दो यहाँ पे, g बाई 2 x
स्क्वायर और नीचे u स्क्वायर। g 2u स्क्वायर कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो यहाँ से कि y जो है प्रोपोर्शनल है x स्क्वायर के, और इसीलिए इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पैराबोलिक है। ट्राजेक्टरी कैसी है? पैराबोला होगी। ठीक है, ये आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में एक केस में, ये सारे केसेस आपने पढ़े हैं। इसके अलावा वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट की अगर बात करी जाए तो आप लिखते हो क्या? vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर का रूट, है ना। वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट लिखोगे तो क्या होगा? vx स्क्वायर vy स्क्वायर का रूट, करेक्ट। vx किसके बराबर है? vx बराबर है u के, तो ये हो गया u स्क्वायर। vy किसके बराबर है? vy निकाल लो, तो vy होगा uy प्लस ayt। uy 0 है, ay g, तो gt, तो vy क्या हो गया? gt। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। 11th पूरी रिवाइज हो गई। ये जो पूरा रिवीजन कर रहा है बिल्कुल सेम सेट ऑफ जो फॉर्मूले है ना, वो वहां पे अपन चोरी करके लगाएंगे, क्योंकि केसेस में कोई डिफरेंस नहीं है, इतना सा डिफरेंस है, फोर्स अलग अलग है बस। ठीक है, तो वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट क्या हो गई? अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल के साथ मान लो एक एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? सपोज थीटा। ठीक है, तो tan थीटा को कैसे लिखेंगे अपन? tan थीटा को लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। थीटा क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, और vy की वैल्यू gt है और vx की तो gt अपॉन u। ये सेट ऑफ फॉर्मूले आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्लास 11 में पढ़े। अब देखते जाओ, यहां पे आते हैं। वहां पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, यहाँ पे नीचे की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ पे हमने चार्ज को फेंका है हॉरिजॉन्टली, वहां पे अपन ने किसी प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली फेंका था। भैया नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, तो सब कुछ सेम होगा, सब कुछ सेम होगा। ठीक है, यहां भी आपको जब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि आफ्टर 2 सेकेंड्स इस चार्ज का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट बताओ, या फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताओ, या फिर कितने टाइम बाद ये चार्ज किसी प्लेट पे जाके चिपक गया ये बताओ, या फिर इतने टाइम के बाद इसकी क्या वेलोसिटी थी ये बताओ, है ना। तो जो फॉर्मूले अपन ने वहां लिखे हैं अपन को यहाँ पे चिपकाते जाने हैं। ठीक है, चिपकाते जाने हैं along horizontal। ठीक है, along vertical। ठीक है, लिखते जाए x is equals to u into t, r is equals to u into t। ठीक है, t is equals to r upon u, y is equals to हाफ। अब क्या जाएगा? वहां पे अपन a को क्या लिखते थे? वहां पे अपन a को लिखते थे g, वहां पे अपन एक्सेलरेशन को नीचे क्या लिखते थे? g। पर अब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? QE अपॉन m। तो जो वहां पे g था वहां यहाँ पे QE बाय m बनेगा। ठीक है, तो हाफ GT स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा? QE बाय m T स्क्वायर। फर्क समझ में आ रहा है? अब y को h रखते हो, हाफ QE बाय m T स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व किया जाए। एक तो जो आपका फॉर्मूला था टाइम ऑफ फ्लाइट का जो आपने यहाँ पे डिराइव करा था, ठीक है, जो आपने यहाँ पे √2h/g है ना, ये 2h/g जो था बेटा सेम टू सेम हम यहाँ लगा रहे हैं। क्या देखो t = 2h/g की जगह पे बाय ये आ जाएगा, है ना, तो QE तो नीचे आ जाएगा और m ऊपर चला जाएगा और इसके ऊपर रूट लग जाएगा। इसके ऊपर आपके NCERT के एक एग्जाम्पल में टाइम पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन को फेंका गया तो कितने टाइम पे वो फॉल करेगा, है ना, वो पूछा गया है। ठीक, तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, कुछ कॉमन फॉर्मूले भी आएंगे तो कॉमन फॉर्मूले के लिए जगह बचा देते हैं। अगर मैं पूछूं वेलोसिटी,
वही बात, अंडर रूट वी एक्स तो यू स्क्वायर। अब जो जी स्क्वायर टी स्क्वायर होता था, तो जी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, ठीक है, नीचे एम स्क्वायर टी स्क्वायर। तो वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब अगर थीटा की बात करी जाए, थीटा क्या है, जैसे ये पार्टिकल ऐसा गया गया गया, इस पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, ये वी एक्स है, ये वी वाई है, ये थीटा है, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स वी वाई मतलब ए टी, ठीक, तो ए टी मतलब क्यू ई बाय एम इंटू टी अपॉन वी एक्स, और वी एक्स क्या अपना u, तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स क्यू ई टी बाय एम यू, ठीक है। इतनी बात क्लियर है बच्चा वाड़ी, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। कोई फॉर्मूला छूट रहा है, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, रेंज अपन ने लिख दिया, हाइट अपन ने, टाइम ऑफ फ्लाइट अपन ने लिख दिया, वेलोसिटी एक्सीलरेशन लिख दिया। करा क्या है, सेम ये जो फॉर्मूले यहाँ पे आपने डिराइव करें, सेम यही फॉर्मूले अपन ने वहां डिराइव करें। तो अगर एक चार्ज को परपेंडिकुलर टू अ यूनिफॉर्म फील्ड फेंका जाए तो ट्राजेक्ट्री क्या होगी बेटा, पैराबोलिक होगी। ट्राजेक्ट्री की इक्वेशन देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। टी को रिप्लेस भी कर सकते हो x बाई यू से, टी को रिप्लेस भी कर सकते हो x बाई यू से, और t की जगह इस इक्वेशन में y इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई बाय एम एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, ये लिख सकते हो। ये कहलाएगी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, ठीक है। तो केस 2 क्या है, चार्ज पार्टिकल, ठीक है, चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन विथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी perpendicular to a uniform electric field। बात आई समझ में बेटा। तो ये जो आपको यहाँ पे फॉर्मूले लिखाए गए हैं, फटाफट एकदम फटाक से इन फॉर्मूलों को नोट करना शुरू कर दो, ठीक है, नोट करना शुरू कर दो। फॉर्मूले नोट करने के साथ साथ अप्रोच जो है वो भी अच्छे से हमें याद रहनी चाहिए कि भैया फॉर्मूले आए कैसे थे। पता चले नोट तो कर लिए लेकिन अप्रोच याद नहीं है। अरे भाई अब आ गया, हाँ ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे दिया बच्चों, जल्दी से फटाफट नोट करो। मैंने आपको पहले लेक्चर से ये चीज बोली है कि जब भी पढ़ाया जाए, है ना, जब भी पढ़ाया जाए तो भजन कीर्तन सुनने तो आए नहीं हो कि बैठ के भजन कीर्तन सुन रहे हो, है ना। काम करने आए हो तो कॉपी किताब खोल के बैठा करो और अपनी मस्कुलर मेमोरी का यूज करो। जितना ज्यादा लिखते जाओगे उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। ये बात आप याद रखना, ठीक है। तो अब बेटा अपन बढ़ेंगे कहां पे, अगले केस की तरफ, केस नंबर 3। केस नंबर 3, ठीक है। केस नंबर 3 को समझने के पहले भी मैं आपको कुछ रिमाइंड करा दूं। क्लास 11th की बात करते हैं फिर से। तो क्लास 11th में प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन में आपने एक केस पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था, ध्यान सुनना। आपने एक प्रोजेक्टाइल को ग्राउंड के साथ किसी एंगल पे, थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया। ये इसकी u है, इनिशियल वेलोसिटी,
इसको आप यू एक्स लिख सकते हो, इसको आप यू वाई लिख सकते हो। प्रोजेक्टाइल मोशन है तो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ये बातें आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ठीक है। ये कहलाती थी मैक्सिमम हाइट, है ना, और ये कहलाता था आपका रेंज, यहां से यहां तक ये रेंज कहलाता था। तो यहाँ पे कुछ मोटा मोटी फॉर्मूले आपके थे, कुछ लगभग वैसे ही फॉर्मूले बेटा अपन वहां यूज करेंगे। तो याद करें जरा फॉर्मूलों को। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि हर बार सारा डेरिवेशन कराना थोड़ा सा नामुमकिन है ना, सारा डेरिवेशन नहीं कराऊंगी। तो कुछ मोटे मोटे फॉर्मूले जो आपने यहाँ पढ़े थे, देखना ये जो केस अभी हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में सिमिलर है। सबसे पहले यहाँ भी वही बात, एक तो अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और दूसरा अलोंग वर्टिकल। ये दो बातें अपन करेंगे। यहां से आपके दो फायदे हैं। अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत भूल गए हो तो कई जगह काम आता है, तो आपका एक रिहर्सल हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। अलोंग हॉरिजॉन्टल, आपने देखा कि अलोंग हॉरिजॉन्टल कोई फोर्स एक्सेलरेट इसको कर नहीं रहा, तो यू एक्स जो है, ठीक है, देख सकते हो ये यू एक्स जो है, क्या लिख सकते हो उसको, यू कॉस थीटा, यू वाई जो लिख सकते हो यू साइन थीटा, ए एक्स 0, फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस जी। इस तरीके से ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो यूज कर अपन अलोंग हॉरिजॉन्टल अलोंग वर्टिकल इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं x इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, सो u cos थीटा इनटू टाइम। फिर से वही बात, यहाँ से आप टाइम को लिख सकते हो x अपॉन u cos थीटा, ठीक है। और वही बात कि अगर आपका x r बने तो जो t है वो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है, ठीक। तो इस इक्वेशन में आप लिख सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू x की जगह पे r अपॉन u cos थीटा, या अगर r की बात करी जाए तो t u cos थीटा, है ना, ओके। अलोंग अगर वर्टिकल की बात करी जाए तो y इज इक्वल्स टू u y t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप लिखते हो y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा, ठीक है, इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और t की वैल्यू आप यहाँ से यहाँ पुट करते हो तो इक्वेशन आती है y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और फाइनल आउटकम आप लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू, ये u से u कैंसिल हो जाता है, तो x टाइम्स टेन थीटा माइनस g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये पूरा कांस्टेंट है x स्क्वायर। तो ये आपकी कहलाती है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। एंड वंस अगेन जो ऑफ कोर्स प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, पैराबोला समझ आता है कि जो प्रोजेक्टाइल का पाथ है वो पैराबोला होगा। कुछ मैंने मोटा मोटी आपको इक्वेशन रिवाइज करा दी, सारी तो मैं नहीं करा रही हूँ। अब आपको जो याद होनी चाहिए, जो हम लिखते थे टाइम ऑफ एसेंट जो है वो टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है आप उसको 2 टाइम्स टाइम ऑफ एसेंट या फिर 2 टाइम्स टाइम ऑफ डिसेंट लिख सकते हो, ठीक है। और ये जो वैल्यू होती थी ये होती थी u साइन थीटा बाय g। तो इस तरीके से जो टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन होती थी वो होती थी 2u साइन थीटा बाय g, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय g। अब चाहे तो यहाँ पे ये आपको r की इक्वेशन दी है, वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाती है। r की इक्वेशन जब आप रखते थे तो कितनी आती थी, u स्क्वायर साइन 2 थीटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये आपका r का इक्वेशन होता था। प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन है, याद होनी चाहिए बेटा। और अगर मैं इसी तरीके से आपसे पूछूं कि बेटा मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन क्या होती थी यहाँ पे, तो मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन होती थी h इज इक्वल्स टू, याद है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे होता था 2g, ठीक है। ये कुछ बेसिक इक्वेशन है जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी है।
फिर से अगर मैं बोलूं वेलोसिटी एट एनी गिवन पॉइंट, तो आप यही रखते थे vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, जहां पे vx क्या है और vy क्या है वो अपन यहां देख सकते हैं। फिर से vx लिखोगे तो ये हो जाएगा ux, ठीक है, u प्लस ए टी तो प्लस ए एक्स टी, जाहिर सी बात है 0, तो यहाँ से vx क्या आ जाएगा, vx आ जाएगा u cos थीटा, ठीक है, ये vx हो गया। और अगर vy लिखा जाए तो uy, ठीक है, माइनस जी टी लिखोगे यहाँ पे, ठीक है, या ये कह लो कि vy इज इक्वल्स टू u साइन थीटा माइनस जी टी। ये मोटा मोटी इक्वेशंस थी जो आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ी थी। अब यहाँ पे अगर पुट कर दो तो v की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट, सबसे पहले क्या लिखोगे u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और vy का स्क्वायर करोगे तो बनेगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा, है ना, ओके। v इज इक्वल्स टू, यहां से u स्क्वायर कॉमन ले लोगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, तो u स्क्वायर कॉमन हो गया, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u जी टी साइन थीटा। यहां से यहां तक की जो टर्म है आपकी, ये टर्म तो v में आपने पहले याद कर रखी है, जो पिछला केस था, तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर पहले से पता है, बस माइनस 2u जी टी साइन थीटा और आपने यहाँ पे जोड़ दिया। तो आपका ये जो फॉर्मूला चार्ट प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए आपने पढ़ा है बेटा, अब इसी फॉर्मूले को अपन यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी हो गई, ये आपकी इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, ठीक है, यही फॉर्मूले यूज होंगे। कैसे यूज होंगे अब वो समझना है, ठीक है। केस 3, अभी तक केस नहीं समझा, हमने प्रोजेक्टाइल पूरा समझा दिया, ठीक है, अब समझना आसान हो जाएगा, अब ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी। देखो, ठीक है, अपन ने चार्ज फेंका, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज को अपन ने एक एंगल पे फेंक दिया, ठीक है, तो ये चार्ज टड़ा 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 ऐसे जाके गिरा यहाँ पे, ठीक है। इस डायरेक्शन में ये प्लस y है, ठीक है, ये माइनस y है, ओके, ये प्लस x है। बेटा केस 3 के कुछ सब पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक है, केस 3 के कुछ सब पार्ट्स बन सकते हैं। जब एक केस जिसमें ग्रेविटी एक्ट ना करे, तो ग्रेविटी ना एक्ट करे तो आप उसमें अज्यूम कर सकते हो उस केस में, क्योंकि ग्रेविटी तो लग नहीं रही, फील्ड को नीचे अज्यूम कर लो। समझ रहे हो बात को, ध्यान सुनना। तो ये जो फॉर्मूले आपने लगाए हैं ना, जितने, ये वाले नहीं यार, दूसरे वाले, समझना बात को। चार्ज को ऐसा फेंका, वहां पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, यहां पे ग्रेविटी कर रही है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, ठीक है, और अपन वहां कह देंगे कि फील्ड नीचे एक्ट कर रही है, इतना फर्क हो जाएगा। सेम सेट ऑफ फॉर्मूला लगा दोगे, ठीक है। दूसरा अपन मान सकते हैं कि ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ठीक है, वो फील्ड की डायरेक्शन में हो सकती है, एक तो ये केस। दूसरा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। तो ऐसे करके 3 केस बन सकते हैं। एक केस जिसमें ग्रेविटी नहीं लग रही, दूसरा जिसमें लग रही है, और जो अगर लग रही है तो हो सकता है वो फील्ड के डायरेक्शन में हो, और हो सकता है वो फील्ड की डायरेक्शन में ना हो, ठीक है। तो देखो बेटा, ये केस समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है, वो सेम सेट ऑफ फॉर्मूला यूज करोगे। हम बात करेंगे ये जो 2 केसेस है ना, जहां पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है इन सेम और इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है, ठीक, तो प्रोजेक्टाइल के मोशन के कौन से पैरामीटर पे फर्क पड़ने वाला है?
अगर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो या तो फील्ड की डायरेक्शन में एक्ट करेगी, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू जो भी नेट एक्सेलरेशन होगा सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे बेटा अपन बात करेंगे ए नेट की, ठीक है, किसकी? ए नेट की। ये ए नेट या तो G प्लस क्यू ई बाई एम लिख सकते हो, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एक्सेलरेशन हो गया, या फिर G माइनस क्यू ई बाई एम लिख सकते हो, बस ये फर्क हो जाएगा। तो आप जहां जहां ये जो केसेस आपने पढ़े हैं, इन केसेस में जहां जहां आपने G लगाया ना, जहां जहां पे G लगाया है वहां वहां पे आपको क्या करना है? ए नेट रखना है, सिर्फ ए नेट रखना है, ठीक है। तो केस 3 अपन क्या लेकर चल रहे हैं? मान के चलो, अभी हाइपोथेटिकल अपन को कोई भी एक लेकर चलना है ना, तो अपन मान के चल रहे हैं कि ई ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ऑफ कोर्स जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है क्यू ई बाई एम और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है जी। ये केस को समझने का तरीका है। अगर ई को मैं नीचे ले लेती तो यहाँ पे ये प्लस हो जाता, दोनों सेम डायरेक्शन में होते। ई को ऊपर लिया तो माइनस, ठीक है। तो इसको मैं कह सकती हूँ G प्लस क्यू ई बाई एम, ठीक है। कब? जब एफ जी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में होते, ठीक है। और G माइनस क्यू ई बाई एम जब ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये इसका मतलब हो गया। इतनी बात पक्की है। अपन को कुछ नहीं करने का बेटा, अपन को कुछ नहीं करने का। ये मैक्सिमम हाइट जो आपने निकाली, जो रेंज निकाली, ठीक है, डिट्टो अपन को सेम टू सेम फॉर्मूला चिपकाने का, ठीक है, ओके। तो H क्या लिखा था याद करो? U स्क्वायर लिखा था, ठीक है। इसको U वेलोसिटी के साथ अपन ने प्रोजेक्ट किया, ये UX हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक UY, ठीक है। तो U स्क्वायर लिखा था साइन स्क्वायर थीटा, है ना, याद है? U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे था 2G। 2G नहीं लिखेंगे अब, G की जगह पे क्या लिखेंगे? G प्लस माइनस क्यू ई बाई एम। आई बात समझ में? पहला फॉर्मूला बन गया। R देखो, R क्या लिखा था बेटा? R लिखा था U स्क्वायर साइन 2 थीटा लिखा था, है ना, साइन 2 थीटा अपॉन G। तो G की जगह पे G प्लस माइनस क्यू ई बाय एम, ठीक है, समझ आ रही बात? H आ गया, R आ गया। अब बात करते हैं V की। मोटा मोटी यही पैरामीटर्स अपन को निकालना है, ठीक। तो V की बात करते हैं। ये चलो एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट भी लिख लें यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। क्या था? 2U साइन थीटा अपॉन G। अब G नहीं लिखेंगे, G प्लस माइनस क्यू ई बाय एम। आगे सारे फॉर्मूले। V की बात करते हैं, ठीक है। देखो U स्क्वायर G स्क्वायर T स्क्वायर पहले से था, माइनस 2UGT। एक बार फिर भी देख लो, ये U स्क्वायर प्लस G स्क्वायर T स्क्वायर ये पहले से था, माइनस 2UGT साइन थीटा। और तो यहाँ पे बस ये G चेंज हो जाएगा, ये G चेंज हो जाएगा। ये थोड़ी लंबी इक्वेशन बन रही है तो ये मैं थोड़ा स्किप कर दे रही हूँ। अब भैया ये फॉर्मूला पता है तो खाली G को ही तो चेंज करना है ना। तो ये अब आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ये फॉर्मूला होमवर्क है। अगर वीडियो पूरी देख रहे हो तो ये आना चाहिए, अगर वीडियो पूरी देख रहे हो बेटा तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके मोटा मोटी फॉर्मूले जो है बन के तैयार, ठीक है, बन के तैयार। फॉर्मूला नंबर 1 ये हो गया, फॉर्मूला नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 3 और फॉर्मूला नंबर 4 आपका होमवर्क है। और इसमें सबसे खास फॉर्मूला है ये, क्योंकि आपको हर जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू को क्या करना है? रिप्लेस करना है, ठीक। तो केस 3 अभी तक लिखा नहीं है कि है क्या ये केस।
तो केस 3 अपन ना लिखना शुरू करें। केस 3 क्या है? व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at some angle in uniform field, ठीक है। एंड द एंगल वी हैव टेकन इज विथ हॉरिजॉन्टल। एंगल किसके साथ लिया है बेटा? हॉरिजॉन्टल के साथ लिया है, ठीक है। इसके बाद इस पे एक और पॉइंट है, एक और केस है जो अगेन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है। क्यों होमवर्क दे रही हूँ? क्योंकि वो भी आप कर सकते हो, डूएबल टास्क है। वेलोसिटी एट एनी पॉइंट आप लिखते हो, ये लिखते हो v, ठीक है। फिर उसको आप ऐसे ये लिखते हो vx, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हो, ये लिखते हो क्या? vy, है ना। ये जो एंगल है इसको मैंने मान लिया बीटा, ठीक है। तो यहाँ से tan बीटा कितना लिखते हो बेटा? tan बीटा कितना लिखते हो? vy अपॉन vx, है ना। तो यहां से बीटा मतलब किसी पॉइंट पे उस चार्ज की डायरेक्शन क्या है, किसी गिवन पॉइंट पे उस चार्ज की डायरेक्शन क्या है। तो vy और vx मैंने आपको यहां पे निकाल के बताया, ये देखो vx निकाल के बताया, vy निकाल के बताया, है ना। vy क्या है? u sin थीटा माइनस gt, तो माइनस gt है ना, u sin थीटा माइनस gt। तो अगर आप यहाँ पे vy लिखना शुरू करो तो ये क्या हो जाएगा? u sin थीटा माइनस, ठीक है, g प्लस माइनस क्यू ई बाई एम इंटू टी, ये वी वाई हो जाएगा। वी वाई आपके हाथ में है, वी एक्स जो है वो यू एक्स के बराबर है, यानी यू कॉस थीटा के बराबर है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। चलो बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम दिया, फटाफट नोट करो इसको, फटाफट नोट कर लो, एकदम क्विक फास्ट, ठीक है। और एक बार सारा रिवीजन मार लो अच्छे से, पैनी नजर, तीखी नजर। ठीक है, मार ली एकदम पैनी नजर, तीखी नजर मार ली। अब इस केस के बेसिस पे मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगी, ठीक है। इस केस के बेसिस पे अपन 2 सवाल करते हैं। एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। क्वेश्चन हमने जो क्वेश्चन है वो हमने एक एक्सरसाइज में किया था और मैंने आपको कहा था कि इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगी बाद में। डिस्क्रिप्शन मैंने आज एक्चुअली बता दिया, ठीक है। तो मैंने आपको बोला, पहले डायग्राम बना देती हूँ, ये डायग्राम है, ये पेंडुलम है, ठीक है। पेंडुलम के ऊपर कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है पेंडुलम के ऊपर, ठीक है, ओके। ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ऊपर की तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, ठीक है। पेंडुलम को एक जेंटल पुश करके आप छोड़ देते हो तो पेंडुलम ऑसिलेट करेगा। तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम है क्या होना चाहिए? सोच सकते हो व्हाट शुड बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम? फटाफट सोच के बताओ। तो बड़ा सिंपल है बेटा, फिर से वही बात देखो, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Q टाइम्स E। जाहिर सी बात है पेंडुलम के वेट की वजह से नीचे की तरफ Fg इज इक्वल्स टू mg ये लग रहा है। तो फिर से हम G इफेक्टिव की बात करेंगे, तो G इफेक्टिव कितना हो जाएगा? अपन ने पढ़ा है कि या तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो E की डायरेक्शन में हो या वो E के यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है। तो अगर ये यहाँ पे ऑपोजिट हो रहा है तो जब हम G इफेक्टिव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? G माइनस क्यू ई बाय एम, है ना। अब हम नॉर्मली जब हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम लिखते हैं तो वो होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। पेंडुलम पे चार्ज नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। तो देखो 2 पाई और एल तो इस पेंडुलम के लिए भी कांस्टेंट है। अगर इस पेंडुलम के ऊपर चार्ज भी है तो एल और 2 पाई फैक्टर्स बदला क्या? जी बदला। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा?
2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव की जगह पे जी माइनस क्यू ई अपॉन एम, ठीक है। मान के चलो लेट चार्ज नेगेटिव होता, इस पेंडुलम के ऊपर चार्ज क्या होता, नेगेटिव होता। तो अगर इस पेंडुलम के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता तो उस पे लगने वाला फोर्स क्या होता, फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता। तो उस केस में देन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को क्या लिख सकते थे, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी प्लस क्यूब ई बाय एम, ठीक है। जी इफेक्टिव उस केस में क्या हो जाता, ठीक है। ये क्या है, फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये वाली वैल्यू किसके लिए बेटा, पॉजिटिव चार्ज के लिए। नेगेटिव चार्ज के लिए तब ऐसा लिखा जाता, ठीक। तो केस क्या है यहां पे अपना, केस पॉजिटिवली चार्ज्ड पेंडुलम is suspended in uniform electric field acting upwards। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। इस पर आ जाता है कि यार चार्ज है इसके ऊपर 1 कूलम का, 2 कूलम का माइक्रो कूलम में दिया हुआ है चार्ज, फील्ड इतने न्यूटन पर कूलम की लग रही है, बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। इस पर असर्शन रीजन क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं कि टाइम पीरियड इसका इंक्रीज हो गया कि डिक्रीज हो गया। नॉर्मली अगर देखा जाए, ठीक है, तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, वो कैसे 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, करेक्ट। अब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो एक्ट कर रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जी इफेक्टिव क्या हुआ, देखो जी इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, ठीक है। ये जी क्या हो गया, कम हो गया, और टाइम पीरियड जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये रेड्यूस हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता तो ये बढ़ गया, ठीक है, ये बढ़ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये घटता तो ये बढ़ता, ये बढ़ गया तो ये घटेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर से फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट करो इन फॉर्मूले को, जल्दी से नोट करो। हम बढ़ेंगे अब इसके बाद नेक्स्ट टारगेट की तरफ। ठीक है, अब एक टॉपिक आता है, ध्यान सुनना। हॉरिजॉन्टल फील्ड है, इतना कुछ पढ़ चुके हो तो एक छोटा सा स्पेशल केस तो कर ही लोगे। हॉरिजॉन्टल फील्ड है और इसके ऊपर एक स्फीयर है जो किसी धागे से लटका हुआ है। कैसे लटका हुआ है पता नहीं, पर एक चीज बताओ, अगर एक स्फीयर है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना, एक स्फीयर है और स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये लटका हुआ है। पहले तो क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है बना लेते हैं, चलो। तो इसके ऊपर यहां फोर्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? तो जब ये धागे के साथ लटका होगा तो वो धागा वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा, है ना, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहा होगा। अब बस इतने से केस पे बेसिकली ये पेंडुलम हो गया कि पेंडुलम इज सस्पेंडेड, ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल फील्ड, ठीक है। ये कह लो अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इज सस्पेंडेड, ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये केस हो गया आपका। अब इससे जुड़ी हुई सारी बातें बताओ, ठीक है। तो सारी बातें बताने के लिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं। ये वर्टिकल है, लो अच्छे से बना दिया, एंगल थोड़ा बड़ा बना देते हैं, थीटा। पहली चीज, टेंशन एक्ट करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। एंगल कितना होगा, थीटा। कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा।
ये कॉम्पोनेंट क्या होगा, टी साइन थीटा, ठीक है। देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है। यहाँ क्या लगेगा, mg, यहाँ क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe बराबर QE, है ना। अब समझाना मुश्किल है क्या कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होने वाला है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर इन इक्विलिब्रियम की बात करी जाए, ठीक है, तो टी साइन थीटा QE के बराबर टी कॉस थीटा किसके बराबर, mg के बराबर, डिवाइड अगर कर देते हो तो टेन थीटा किसके बराबर, QE अपॉन mg के बराबर, करेक्ट। तो थीटा किसके बराबर, टेन इनवर्स QE अपॉन mg। क्वेश्चन आता है फाइंड द एंगल मेड बाय अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड विथ वर्टिकल, ये वो केस है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और अगर इसमें टेंशन निकालने की बात आ जाए तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर इसमें आपको बोला कि टेंशन भी निकाल दो लगे हाथ, तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, और टेंशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। ये जो इक्वेशंस लिखी हैं बेटा, ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। जल्दी से नोट कर लिया जाए। अब इसके ऊपर मैं एक थोड़ा एडिशनल सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहती हूं। इस पे बेटा इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितना लगेगा, ध्यान से देखना। ये Fe है और ये Fg है, तो जो नेट फोर्स लग रहा है ये F नेट हो गया, है ना। तो जो G इफेक्टिव की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, G इफेक्टिव इस डायरेक्शन में A इज इक्वल्स टू QE बाय M, करेक्ट है, और इस डायरेक्शन में G लग रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि G इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, तो आप क्या लिखोगे, G इफेक्टिव बराबर अंडर रूट, ये हिस्सा क्या कहलाएगा, G स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या कहलाएगा, प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर बाय M स्क्वायर, करेक्ट है, परपेंडिकुलर G स्क्वायर A स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका G इफेक्टिव। इस केस में जो इस चार्ज स्फीयर पे इफेक्टिव एक्सेलरेशन लगेगा, ये उसकी इक्वेशन होगी। अब मान लो कि इसको ऐसे, मतलब एक चार्ज स्फीयर था, वर्टिकल के साथ सपोर्टेड था, छोड़ दिया, थोड़ा सा पकड़ के ऐसे छोड़ दिया, ऑसिलेट करेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव, कॉन्सेप्ट पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो G इफेक्टिव की जगह पे इसके अंदर में रूट में क्या आ जाएगा, अंडर रूट G स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर E स्क्वायर बाय M स्क्वायर। बेटा आज की क्लास में अपन ने करे हैं खूब सारे, ढेरों सारे फॉर्मूले, पर क्या सारे फॉर्मूले आपको तुरंत के याद हो जाएंगे, नहीं। कैसे याद होते हैं फॉर्मूले, जब आप उन फॉर्मूलों पे करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्या मिलती है आपको, डीपीपी। भैया तुम बादाम तो रोज खाते नहीं हो, ठीक है, और ना तुम वैदिक इतिहास वाले बच्चे हो कि रट रट के सब याद करते हो, है ना। आपके पास कितनी सारी जिंदगी इतनी बिजी होती है कि रोज सुबह उठकर मीम देखना होता है, रोज शाम को सोने के पहले यूट्यूब इंस्टा के बिना सोता है कोई, सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताना, हो इतने ईमानदार बच्चे नहीं ना। तो इसीलिए निकालो बिजी अपनी स्केड्यूल से थोड़ा समय निकालो, फुर्सत निकालो, और जो डीपीपी ऐसे परोस के दी जा रही है बच्चा, 20 क्वेश्चन सेलेक्ट करके दिए जाते हैं, उनको सॉल्व करो, ताकि आज जितने हमने फॉर्मूले पढ़े, जितने हमने केसेस पढ़े, उन सारे केसेस के ऊपर, हर एक फॉर्मूले के ऊपर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से कर पाओ, ठीक है। हाउ इज द चार्ज, फुल मैम, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। अगर आपने पूरा देखा है तो, और नहीं देखा है तो मैं अपना थैंक यू वापस लेती हूँ, ठीक है। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, ठीक है।